अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हमने एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पीएमसी के जो पेड सेशन हैं, यानी कि पीएमसी के जो प्रीवियस टेस्ट थे उनको डिस्कस करना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो पार्ट वन में हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और अब पार्ट टू में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज की इस वीडियो में हम जो है वो केमिस्ट्री को पोर्शन को वाइंड अप कर लें और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम बायोलॉजी के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने जो है वो 11 तक डिस्कस कर दिए थे। अब हम 12 से स्टार्ट करेंगे। इसमें पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इवापोरेट्स अर्लियर। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो इवापोरेशन रेट जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर में, जिनमें से इस एमसीक्यूज़ में हम देख रहे हैं कि जो है वो कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट, जिससे हमें पूछ रहा है कि किस यानी कि इंस्ट्रूमेंट में से या किस कंटेनर में से वाटर जल्दी एवापोरेट होगा। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उधर जो है वो रेट ऑफ एवापोरेशन भी ज़्यादा होता है। तो अगर हम सबसे पहले अगर कप की बात करें तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि कप का जो है सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जो है वो कप में भी यानी कि रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा। उसके बाद अगर हम गिलास की बात करें तो गिलास में भी ऑब्वियसली जो है वो सरफेस एरिया इसका भी कम है। तो अगर हम सॉस पैन की बात करें तो ये एक कंटेनर है। आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं और घर में भी आपको शायद होगा। इसका जो है वो क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इसको जो है हम उर्दू में देगची बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम देगची बोलते हैं। इसका जो एज़ कम्पेयर टू कप और गिलास और स्मॉल बाउल, इन तीनों के कंपैरिजन में जो सॉस पैन है उसका जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसके रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, यानी कि सॉस पैन। उसके बाद अगर बात करें फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे पास वो यानी कि किसके प्रेजेंट में टेक्स प्लेस होते हैं, सन के। ठीक है फ्रेंड्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम टाइम लेके आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ डिस्कस करें। तो मैं यही कोशिश करूंगा, जो सिंपल एमसीक्यूज़ होंगे उनके हम मैं ऑप्शन टिक कर दूंगा, और जो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, जो यानी कि डीप होंगे, वो कोशिश करूंगा कि आपके साथ डिस्कस करूं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद आता है विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर ब्रेक ड्यूरिंग क्रैकिंग। तो आपको पता होगा कि क्रैकिंग के दौरान जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं क्रैकिंग वाले प्रोसेस में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए, दैट इज़ कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इसका आप बता दें, ये ऐसे मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करके आप जो है वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन आप लिख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है SN1 रिएक्शंस है विच आर द फॉलोइंग स्पीशीज फार्म्ड एंड कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। जो हमारे पास SN1 रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं। और जो SN2 रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या बनते हैं, हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, तो अगर SN1 पूछे तो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट। अगर SN2 पूछे तो हमारे पास ट्रांजिशन बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, इंटरमीडिएट। उसके बाद आता है विच आयन विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो फ्रेंड्स, आपके साथ ये डिस्कस करते चले कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें से एक तो होता है साइज ऑफ आयन और चार्ज डेंसिटी, यानी कि क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, और उसके बाद जो है क्या होता है, साइज ऑफ द आयन। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें, जिसकी चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम। तो चार्ज डेंसिटी अगर इसकी देखें सीजियम की तो इस पर क्या है, +1 है। अगर मैग्नीशियम की देखें तो इसमें +2 है। अगर बेरियम की देख लें इसमें भी जो है इधर +1 है। और उसके बाद अगर एल्यूमिनियम की देखें तो +3 है, यानी कि इधर चार्ज ऑफ डेंसिटी किसकी मैक्सिमम है, एल्यूमिनियम की, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर इथाइलिन ग्लाइकोल फ्राम इथीन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले इथीन की स्ट्रक्चर की, तो इथीन में क्या होता है, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और साइड में क्या होते हैं, दो दो हाइड्रोजन इसके होते हैं। ठीक है, तो अगर और अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करें उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह होता है। उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इधर 2 OH ग्रुप होते हैं और उसके बाद बकाया क्या होते हैं, इधर हाइड्रोजन होते हैं फ्रेंड्स। तो अभी देखें कि कौन सा प्रोसेस करवाएं कि इसमें से, यानी कि इस स्ट्रक्चर में से अगर हमें वो स्ट्रक्चर बनाना हो, ये स्ट्रक्चर, तो हम क्या करेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। क्या इधर ऐड हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हुआ है, ऐड हुआ है ना।
तो हम इधर कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल, उसको हम क्या कहते हैं, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल हो तो उसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रो ऑक्सीलेशन, इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। उसके बाद अगर डिस्कस करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर लिविंग ग्रुप इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो OH होता है वो क्या होता है हमारे पास, पुअर लिविंग ग्रुप होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद बाय इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पोलरिटी इंक्रीजेज, तो हम जैसे ही एटॉमिक रेडियस को बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है होता है वो पोलर नेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि वीक बॉन्ड्स यानी कि बनना स्टार्ट होते हैं। जैसे वीक बॉन्ड्स होंगे तो वो ब्रेक होना, उसमें से हमारे पास ईजीनेस होगा, जितना बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा उतनी उसमें क्या होगी, पोलरिटी ज़्यादा होगी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। तो अगर आपको पता होगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोल की जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाएं तो हमें जो है वो कोल टार भी मिलेगा, कोल गैस भी मिलेगा और कोक भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, ऑल ऑफ देम। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कांस्टेंट इन बॉम्ब कैलोरी मेथड। जो बॉम्ब कैलोरी मेथड होता है ये हमारे पास इधर क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। उसके बाद द शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि इसका दूसरा नाम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक जो है कॉमन टर्म है, आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें कि द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इन्वॉल्व H एटम रिमूवल ऑफ OH ग्रुप फॉर्म डैश इज अ मेजर प्रोडक्ट इन ऑल रिएक्शंस। इसमें पूछ रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं हमारे पास, देखिए अगर हम कार्बोक्सिलिक के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें क्या होता है, रेडिकल, उसके साथ डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। उसमें पूछ रहा है ये जो OH है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये जो OH ग्रुप है उसमें से अगर ये H एटम जो है, ये H एटम जो ये H एटम हाइड्रोजन एटम, उसको अगर हम रिमूव करवा के जो रिएक्शंस करें तो इस रिएक्शंस के बनने के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो कौन से प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे पास होते हैं साल्ट्स होते हैं। ये अगर सपोज करें हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये OH ग्रुप, और इस OH ग्रुप में से अगर हम ये हाइड्रोजन रिमूव करवा के बिल सपोज हम इसके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो अभी आप देख सकते हैं ये जो है वो कैटायन में टूटेगा और ये एनाइन में ब्रेक होगा, और ये जो है वो कैटायन में और ये एनाइन में। अब ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा, ये जो है एनाइन जो है वो कैटायन के साथ रिएक्शन करेगा और ये कैटायन जो है वो एनाइन के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये क्या बनेगा इसके नतीजे में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सोडियम के साथ कंपाउंड बना लेगा, ये जो है, और उसके बाद ये जो वाटर बना लेंगे। तो अभी ये देखें ये क्या बन गई, एक हमारे पास एक क्या आ गया, साल्ट आ गया। तो ये जो प्रोडक्ट्स देते हैं मेजर, वो हमारे पास क्या होते हैं, साल्ट्स होते हैं, जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट्स डी, साल्ट, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, साल्ट्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट से, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम चार ऑप्शन में से देख लें कि किसकी जो है वो मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो जो है हमारे पास मोस्ट सॉल्युबल होगा किसके अंदर, यानी कि पानी के अंदर। तो अगर इथेनोइक एसिड देख लें, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे कम जो है वो इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूलर वेट है, उसके बाद पेंटेनोइक एसिड ज़्यादा है, हेक्सेनोइक एसिड उससे भी ज़्यादा है, और ब्यूटेनिक एसिड। तो अगर बात करें जो इथेनोइक एसिड है उसकी जो है मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम होगी वो जो है मोस्ट सॉल्युबल होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। उसके बाद आते हैं वो चाहे द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ बोन्स। तो हम जो बोन को हीट करेंगे जो हमारे पास प्रोटीन आता है वो आता है गेलाटिन प्रोटीन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ए, ठीक है। क्या बनेगा, ए, गेलाटिन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स हैविंग डिफरेंट डैश बट सेम डैश। इनके जो है आइसोटोप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डिफरेंट, और जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं सेम। तो अगर हम देख लें इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सुटेबल होगा, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्या होते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो अगर देख लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ बी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनके डिफरेंट और सेम क्या है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स वो चेंज देयर कंसंट्रेशन इन द केमिकल इज कॉल्ड
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है लेटेस्ट पॉइंट आर आल्सो कॉल्ड लेटेस्ट साइट्स, तो इसका बी सी बनेगा करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जो लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट बनता है ना, सपोज ये क्या करें, फॉर एग्जांपल ये क्या है, लेट्स बन गया, ठीक है। इसमें जो जो पॉइंट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, लेट्स पॉइंट भी कहते हैं और लेटेस्ट साइट्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डैश हैव डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जो अमोनिया होता है हमारे पास, जो पोलर कंपाउंड है, इसमें क्या होते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। उसके बाद बात करते हैं द इलेक्ट्रॉन मास, यानी कि चार्ज मास वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड्स ऑन डैश इनक्लोज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, जो होता है वो नेचर, यानी कि जो पॉजिटिव हमारे पास रेज होते हैं वो इनक्लोज्ड गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हाउ मैनी चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज़ पॉसिबल, जो पेंटेन है उसके जो चेन आइसोमर्स आई थिंक तीन चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं पेंटेन के, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ C3। उसके बाद आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होता है इसके, आउटर ट्रांजिशन मतलब एलिमेंट। और जो हमारे पास होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, वो F ब्लॉक के एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, आउटर ट्रांजिशन, और F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, इनर ट्रांजिशन। तो इसका ये जो है F ब्लॉक, यानी कि इधर हमारे 2 MCQs डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी डिपिक्ट्स, जो स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी डिपिक्ट्स क्या कहते हैं, लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि स्मॉल द वैल्यू ऑफ केसी, लिटिल विल बी द फॉरवर्ड रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फेनॉल रिएक्ट्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इवॉल्व्स डैश, जब फेनॉल रिएक्शन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं बनता, ऑक्सीजन गैस भी नहीं बनता, तो इसका ऑप्शन बनेगा नन ऑफ देम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज शोन बाय द रिएक्शन डैश, तो आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक मिनट इसको सेट लगा दें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट गिवन किसके बराबर होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, इधर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जो भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, यानी कि जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है, जैसे कि ऊपर के एमसीक्यू में बात की। उसके बाद आता है कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देखें ये जो हैं वो हमें क्या कहते हैं ना, कि जितनी ज़्यादा रीडिंग करेंगे आप, जो वो ये चीज़ें जो होगी आपके ज़बान पर आ जाएंगी। जैसे कि मैंने स्टेटमेंट पढ़ के जो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन बता दिया, कोवेलेंट कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जो क्योंकि इनके आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं तो डाउन द ग्रुप, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मैं इसलिए जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ एमसीक्यूज शेयर कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद आता है कि वाइल कैलकुलेटिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन मैनोमीटर द कॉलम ऑफ मरकरी फेसिंग द वेपर ऑफ अ लिक्विड इज डैश ड्यू टू प्रेशर ऑन, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड आर कॉल्ड एज सैचुरेटेड, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास यानी कि ये पूछ रहा है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, अगर चारों वैलेंसी जो हैं वो बॉन्डेड एटम के साथ अटैच हों तो हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। अगर यानी कि सपोज 4 वैलेंसी इनकम्प्लीट हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद आता है द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन डैश, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑल ऑफ देम इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब ये देखें आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। जब ये दोनों बढ़ेंगे तो आप आपस में क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना जो है वो यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हाउ डू द पी ऑर्बिटल्स यानी कि पी एक्स पी वाई एंड पी जी डिफर फ्राम ईच अदर। जो होते हैं ये क्या क्या है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ये क्या हैं, ये हैं हमारे पास डी जनरेटेड ऑर्बिटल। हमें पता है कि ये जो होते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल, इनकी साइज़ भी सेम होती यानी कि सॉरी सेम होती है, शेप भी सेम और एनर्जी भी सेम यानी कैपेसिटी भी सेम। कैपेसिटी के सेम, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। शेप क्या है, डम्बल शेप है, ठीक है सबका। और उसके बाद साइज़ क्या है, साइज़ भी सेम होगी। डिफरेंस क्या है इसमें, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। अब कैसे, जो हमारे पास एक्स होते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, और जो पी वाई होते हैं ये हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, और जेड जो होते हैं पी जेड ये हमारे पास क्या होते हैं, जेड एक्सिस पे लाई करते हैं। यानी कि जो डिफरेंस होती है उनमें से वो किस चीज़ पे है, ओरिएंटेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ सी, ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद आता है यूरिएज इज़ प्रेजेंट इन, ये है इज़, यूरिएज इज़ प्रेजेंट इन, ये जो है एक एंजाइम है जो कि सोयाबीन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है एफ एलिमेंट्स आर आल्सो कार्ड, जैसे हम बिना ट्रांजिशन, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। उसके बाद आता है विथ डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन चेंज, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन उसका मतलब क्या है कि वो कौन से कंपाउंड होते हैं जो कि बेंजीन में से बनते हैं। तो अगर हम पायरोल की बात करें, इसमें क्या होता है, ये जो है वो बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि अगर हम पायरोल के स्ट्रक्चर की बात करें इधर, तो आप देख सकते हैं इधर हम डिस्कस कर लेते हैं, चलो ठीक है, कुछ टाइम लगेगा मगर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम पायरोल की बात करें, ये जो होता है ये यानी कि देखें मैं स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ इधर, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अगर बेंजीन का जो डेरिवेटिव होगा तो उसमें ये क्या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक कोने में क्या होगा, कार्बन होगा। तो अगर हम पायरोल की बात करें कि तो हर एक कोने में कार्बन नहीं, इधर क्या है, नाइट्रोजन है, तो यानी कि ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन नहीं बन सकेगा। ये क्या है, पायरोल है हमारे पास, तो इट मीन्स के पायरोल हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन से ऑप्शन थे, तो अगर हम उसके बाद बात करें, देखते हैं। उसके बाद एक है फ्यूरेन और थायोफीन, ठीक है। इनके भी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पायरोल और उसके बाद क्या था, फ्यूरेन था, क्या पता हमारे पास फ्यूरेन, पायरोल और फ्यूरेन का स्ट्रक्चर सेम होता है, मगर डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास पायरोल होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, और इसमें हमारे फ्यूरेन में क्या होता है, इधर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फ्यूरेन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हमारे पास कौन था, थायोफीन, ठीक है। थायोफीन भी सिमिलर है, मगर थोड़ी इसमें जो है वो डिसिमिलरिटी ये है कि इधर क्या होता है, हमारे पास बीच में सल्फ़र होता है। क्या होता है, हमारे पास बीच में सल्फ़र होता है, तो इसको क्या कहते हैं, थायोफीन। तो ये देखें, ये तीनों जो हैं वो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन नहीं है, क्योंकि इनमें जो है हर एक कोने में कार्बन नहीं है। देखें बीच में सल्फ़र आ गया, उसके बाद इसके बीच में ऑक्सीजन आ गया, उसके बीच में नाइट्रोजन आ गया, यानी कि ये डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा नन ऑफ देम। देखें ऑप्शन है कि नहीं, हाँ ऑल ऑफ देम, ठीक है, कि ये सारे जो हैं वो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन नहीं हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, ऑल ऑफ। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्कोहल। देखें हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं वो 2 किस्म के रिएक्शंस करते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरे हमारे पास कौन से, न्यूक्लियोफिलिक। जो इलेक्ट्रोफिलिक जब अटैक होगा तो हमारे पास ये देखें, अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ना, ROH, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ब्रेक होगा। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड बिटवीन R एंड ऑक्सीजन ब्रेक होगा, ठीक है। यानी कि रेडिकल और ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड ब्रेक होगा। मगर अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो आप इन दोनों रिएक्शन को देख लें। जब देखें, एक कॉमन सेंस की बात है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या इवॉल्व होगा, सीधी बात है, हाइड्रोजन। और अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या रिलीज होगा, OH। यानी कि जब OH रिलीज होगा तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वाटर। यानी कि हम कह सकते हैं जहाँ भी वाटर रिलीज हो वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, जहाँ हाइड्रोजन रिलीज हो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, ठीक है। तो अगर हम देख लें तो ऑप्शन ए में देखें, इधर जो है इधर ये भी क्या है, एक
इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। और अगर बी को देख लें, इधर भी क्या होता है, हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, तो यानी कि ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। अगर सी ऑप्शन को देख लें, इधर क्या होता है, वाटर रिलीज हो रहा है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए एंड बी बोथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ए एंड बी बोथ। ठीक है। उसके बाद अब बात करें, ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन चेंज विद द टाइम गिव्स अ कर्व पाथ। ठीक है, देखें अब हमारे पास अगर हम बात करें, इधर इधर हम कंसंट्रेशन रख लें, उसके बाद इधर हम टाइम रख लें, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, हमारे पास इधर एज ए कर्व ग्राफ आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, दैट इज़ कर्व। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें, 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेंट डेज एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें पता है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल होते हैं, 1 मोल होता है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन के एटम होते हैं, 2। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, 10⁻23। तो अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो देखें तो ये बनेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर हमसे ये पूछता कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेंट डेश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास आंसर होता ये ए। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन के लिए है, ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, अगर हमारे पास खाली ये पूछता कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेंट्स डैश एटम्स, ठीक है, ये नहीं पूछता कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ये नहीं पूछता कि कितने एटम्स हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता, बी होता। ठीक है, यानी कि बी में क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि 3 किस्म के एटम। ठीक है, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं वो जो द फॉल compete विथ ईच अदर। अब देखें कि जो हमारे अगर हम डिस्कस करें, E1 और S1 ये आपस में compete करते हैं, E2 और S2 आपस में compete करते हैं। तो अब देख लें, ये E1 E2 नहीं, ये compete नहीं करते, E1 S2 ये भी नहीं करते, E2 S1 ये भी नहीं करते, E2 S2 ये करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो थे हमने डिस्कस किए, बाकी 6 MCQs में आपको एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इन 6 MCQs को देख लें। अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये 6 MCQs हैं 51, और ये देख लें हमारे पास 6 MCQs हैं 51, 52, 53, 54, 55 और 56। ये 6 MCQs आप देख लें और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर लिख कर, ठीक है, और उसके साथ जो है वो उसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लिखकर, यानी ए बी जो भी है वो आप लिखकर कमेंट सेक्शन में सब सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे हमारे साथ शेयर कर दें। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि सारे डिस्कस करें। कुछ मैं कोशिश करूँगा आपके साथ आपको असाइनमेंट दूँ और कुछ मैं खुद डिस्कस करूँ, यानी कि लिटिल बिट आपको असाइनमेंट दूँगा। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना था फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम बायोलॉजी के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये जो है हमारे पास बायोलॉजी सेशन, इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो MCQs मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप कॉन्सेप्चुअली इन MCQs के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आप MD-CAT में अच्छा स्कोर करके आएंगे। ये वही PMC के क्वेश्चंस हैं, ये वही जो है इनमें से सेम कॉन्सेप्ट आएंगे, लिटिल बिट क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो मगर जो है मेरा यही सजेशन है कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ और डेली बेसिस अपना टाइम निकाल कर कुछ टाइम जो है वो MCQs के डिस्कशन को भी दिया करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।